हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड रिटन बाय J.L. फ्यूंटस। इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे भेज दी है, जो पार्ट 2 है इस चैप्टर का। आज हम लोग पार्ट 1 और साथ ही साथ इस चैप्टर में क्या हम देखने वाले हैं उस चीज़ के बारे में बात करने वाले, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अ लेटर टू गॉड, इस वर्ड से आपको क्या समझ आता है? ये वर्ड या तो ये एक सेंटेंस अ लेटर टू गॉड, इस सेंटेंस को पढ़ के अब मुझे तो ये समझ आता है कि एक ऐसा लेटर लिखा गया है जो किसके लिए है? गॉड के लिए। बट गॉड के लिए ही लेटर क्यों लिखा गया? क्या रीजंस थे उसके पीछे? क्यों लिखा गया? कैसे लिखा गया? और किस वजह से लिखा गया? इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ये है फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय J.L. फ्यूंटस। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में एक मनी ऑर्डर का फॉर्म गिवन है। मतलब अगर आपको किसी इंसान को मेल पोस्ट के थ्रू मनी पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्म जो है भरना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है। और इस फॉर्म में आपको उन सब चीज़ों का जिक्र करना पड़ता है जो उस इंसान के एड्रेस पे बेस्ड होती है, उसको कितने पैसे भेजने हैं वगैरह वगैरह। तो ये फॉर्म है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, आप इसको देख के समझ सकते हो। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब यहाँ क्या लिखा गया है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक ऐसा घर जो अकेला एकमात्र घर है, जो वैली में एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। अब क्रेस्ट यहाँ पे क्या क्या गया? टॉप ऑफ द हिल। मतलब कि एक ऐसा घर, ये माउंटेन्स है, उसमें से ये वैली है। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये वैली कहलाती है। तो ये माउंटेन में टॉप पे एक घर बनाया है। ठीक है, अब ये घर किसका है वो सब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट एक घर बनाया गया है। ठीक है, और ये पूरे उस वैली के एरिया में सिर्फ एक ही वो घर है जो उस छोटे से पहाड़ के टॉप पे बनाया गया है। ठीक है, जहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं? इस माउंटेन पे जो घर बनाया गया है वहाँ से हम क्या देख सकते हैं? रिवर। ये अंडरलाइन ही कर लो कि फ्रॉम दिस हाइट could see the river and the field of ripe corn. मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि क्या चीज़ों को कैसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ठीक है, तो क्या बताया, क्या डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो घर ऊपर है, एक छोटे से पहाड़ के चोटी पे बनाया गया है। वो एकमात्र घर है वहाँ पे, और उस चोटी के यहाँ हमें उस घर से हमें क्या दिख रहा है? रिवर दिख रही है। और जो मकाई का खेत है, जहाँ मकाई उगाई गई है जो कि कच्ची है, वो खेत भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ भी क्या बताई गई है कि वो जो मकाई का खेत है उसके जो सीड्स है, डंडियाँ है, जिस पे कॉर्न ग्रो होता है, उस डंडी पे क्या है? छोटे छोटे फ्लावर्स के जो है आउटकम्स निकले हुए हैं, यानी छोटे छोटे फ्लावर्स ग्रो हो चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और अ लिस्ट और एटलीस्ट अ शावर। अब इस लाइन को ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। ठीक है, अर्थ को क्या चाहिए था? तो एक डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर,
इसका मतलब क्या कि अभी एक ही चीज़ धरती को चाहिए थी और वो थी डाउनपोर। यहाँ डाउनपोर और शावर को यहाँ पे बारिश के को सिंबलाइज करने के लिए कहा गया है कि धरती को अभी एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी बारिश, कुछ बारिश की बूंदें। ठीक है, तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। यानी कि अब धरती को, उस मकाई के खेत को कहो, और अच्छे से प्रॉपर ग्रो होने के लिए, प्रॉपर उसका हार्वेस्ट करवाने के लिए, गुड हार्वेस्ट के लिए हमें बारिश की ज़रूरत थी। किसको? धरती को। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब सवेरे सवेरे क्या हुआ? लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब ये लाइन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards northeast। ठीक है, क्या है? नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्या कहा गया है कि सवेरे सवेरे लेंचो जो था वो अपने फील्ड्स पर, अब ये फील्ड्स किसकी है? लेंचो की। अल्टीमेटली वो घर भी लेंचो का है, और लेंचो क्या है? एक फार्मर। ओके, तो लेंचो जो है वो एक फार्मर है, और वो क्या कर रहा था? सुबह सुबह अपने फील्ड्स पे खड़े रह के कुछ और काम नहीं बल्कि जो स्काई है उसको निहार रहा था। ठीक है, अब निहार रहा था, पर क्यों और कहाँ से? तो इसमें स्पेसिफिकली गिवन है कि हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो अपने फील्ड पे खड़े होके स्काई को देख रहा था, निहार रहा था टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो घूम कर स्काई को देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को। ठीक है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि what was Lencho doing on his field? So Lencho during the morning Lencho was on his field doing nothing but watching the sky towards the नॉर्थ ईस्ट। वो स्काई को क्यों देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ? वो आगे लिखा हुआ है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब मेन बात, वो लेंचो जो था वो तो स्काई निहार रहा था, फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी पत्नी से कहता है, यहाँ पे वुमन यानी कि क्या है? लेंचो की वाइफ। ठीक है, तो वो पत्नी को ये कहता है कि देखो, हमें अभी कुछ ही देर में पानी मिलने वाला है, यानी हमारे खेतों को पानी मिलने वाला है। ऐसा वो क्या करता है? अपनी वुमन पत्नी को कहता है। तो उसकी पत्नी क्या जवाब देती है कि वो पत्नी सबसे पहले तो क्या कर रही थी? प्रिपेयरिंग सपर एक तरह का डिश है या कहो तो मील है, जो क्या कौन बना रहे थे? लेंचो की वाइफ बना रही थी। तो वो ये बनाते बनाते कहती है कि हाँ, बारिश तो हो सकती है, पर अगर भगवान चाहे तो। आगे कहा जाता है कि द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। अब देखो, उसके जो बच्चे थे उसमें उनमें से कुछ बच्चे बड़े हो चुके थे, इतने बड़े कि वो फील्ड में काम करने लग गए थे, और जो उसके छोटे बच्चे वो घर के आंगन में खेल रहे थे। अब आगे वो क्या कहता है? आगे स्टोरी में क्या होता है कि उसकी जो वाइफ है उन बच्चों को बुलाती है और कहती है कि डिनर का टाइम हो गया, सब लोग घर आ जाओ। अब सब लोग डिनर करने के लिए बैठते ही है, और तब लेंचो ने जो कहा था, लेंचो ने जो प्रिडिक्ट किया था कि अभी बारिश होने वाली है, वो सच होने लगता है। कैसे सच होता है? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। यानी कि उसने प्रिडिक्ट क्या किया था कि बारिश होने वाली है, और सही में बारिश होने भी लग गई थी। बड़े बड़े बारिश की बूंदें जो है वो
गिर बरसना चालू हो गई थी। और जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जहाँ लेंचो पहले देख रहा था, वहाँ पर अभी माउंटेन्स जितने बड़े बड़े क्लाउड्स जो थे वो उसके खेतों की तरफ बढ़ रहे थे तेज़ी से। और द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." अब वो आगे क्या कहता है, वो स्टोरी में आगे क्या होता है कि लेंचो जो है फिर वो है ना बाहर, घर के बाहर चले जाते हैं। क्यों? बारिश हो रही है तो उसे फील करने के लिए। वो बहुत खुश था कि भगवान ने, मैंने जो कहा, प्रिडिक्ट किया था, सोचा था, वो भगवान ने सच कर दिया कि भाई बारिश होने लग गई। तो वो क्या करता है, उस बारिश को महसूस होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा, जब बारिश का सीज़न आ जाता है तब हम लोग सोचते हैं कि अरे बारिश हो क्यों नहीं रही, काफ़ी दिनों से बारिश हो नहीं रही, बारिश होती नहीं है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बारिश हो क्यों नहीं रही है, बट अचानक से तेज़ी से बारिश होने लग जाएगी तो हमें कितनी खुशी होगी। तो हम घर के बाहर जाते हैं, भीगते हैं, थोड़ा मज़ा लेते हैं। तो बस उसी तरह लेंचो ने भी किया, वो भी घर के बाहर गया और जो है बारिश को देखने लग गया, बारिश को फील करने लग गया। और वो क्या कहता है कि दिस आरंट रेन ड्रॉप्स, वो जो बारिश की बूंदें हैं ना, ये बूंदें नहीं है बल्कि ये नए कॉइन्स हैं। अब देखो यहाँ पे जो है बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर किया गया है, पैसों से कंपेयर, पैसों माने कि कॉइन्स से कंपेयर किया गया है। ठीक है, क्यों कहा किया गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी कैसे कंपेयर किया है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। कैसे कंपेयर किया कि जो बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिर रही है ना, वो 10 सेंट के बराबर है। यानी कि जो लेटिन अमेरिका में एक करेंसी चलती है पेसोस और सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या, लेंचो क्या, वो लेटिन अमेरिका से बिलोंग करता है, या तो वो लेटिन अमेरिकन करेंसी को फॉलो करता होगा, वो वहाँ कहीं होगा जहाँ पे लेटिन अमेरिकन करेंसीज फॉलो होती रहेगी। इसलिए वो क्या कहता है कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स ऑफ रेन है, ये कोई रेन नहीं है, ये तो नए कॉइन्स का अराइवल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो बारिश हो रही है ना, ये बारिश नहीं बल्कि कॉइन्स गिर रहे हैं। किसके लिए? लेंचो के लिए। कैसे गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, वो कंपेयर कैसे करता है? पहली बात तो जो बड़े बड़े कॉइन्स है, बड़े बड़े जो बारिश की बूंद है वो 10 सेंट के बराबर है। ठीक है, 10 सेंट माने एक 10 सेंट का कॉइन, और जो छोटी छोटी बूंदें है वो 5 के बराबर है, यानी 5 सेंट के बराबर है। ठीक है, अब वो ये कंपैरिजन क्यों करता है वो मैं आपको आगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of Ripon with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब क्या होने लग गया कि लेंचो जो था वो बहुत सेटिस्फाइड हो गया था, उसके एक्सप्रेशंस थे वो बहुत सेटिस्फाई हो गए थे कि हाँ भाई बारिश हो रही है, तो मेरे जो रिपकॉर्न के फील्ड्स है अब वो क्या होंगे, जल्दी हार्वेस्ट में उनको कर पाऊँगा और जल्दी पैसे कमा पाऊँगा। ठीक है, पर अचानक से एक तेज़ की हवा आती है जहाँ पे जितने वो कॉर्न के फ्लावर्स होते हैं, कॉर्न के जो रिप कॉर्न, जो मकाई का खेत होता है उसमें जो मकाई पे जो फ्लावर्स थे मकाई के साथ साथ, वो अचानक से हिलने लगते हैं। यानी कि तेज़ हवा आती है और जो बारिश है वो अभी हेलस्टोन में परिवर्तित हो जाती है। हेलस्टोन यानी क्या कि बर्फ़ के बड़े बड़े ओले जब ऊपर से गिरते हैं ना, उसे कहते हैं हेलस्टोन फॉल्स। ठीक है, तो बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी बर्फ़ के ओले या टुकड़े कहो, वो गिरने लग गए। अब आप सोचो, इसमें सबसे मेन बात आती है कि बर्फ़ के टुकड़े हैं। अब बर्फ़ के टुकड़े को आप खींच के किसी को मारोगे तो सामने वाले को लगेगा, बराबर। क्यों? वो जो बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा है, वो अभी भी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, उसके पास कुछ हद तक मास है,
ठीक है। तो जितना खींच के मारोगे सामने वाले को उतना तेज़ लगेगा, और धीरे से भी, ऐसा भी थोड़े से भी प्रेशर में मारोगे फिर भी उसको लगने तो वाला ही है, पर जितना खींच के मारोगे उतना ज़ोर से लगेगा। अब वही यहाँ पे कहा गया है कि जो मकाई का जो खेत होता है उसमें जो मकाई के, जहाँ मकाई का जो वो डंडी होती है ना, वो बहुत नाजुक होती है। नाजुक माने कैसे कि बड़ा सा पत्थर मारोगे उसको तो वो टूट जाएगी, और मकाई का जो खेत होता है उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज क्यों, वो एक बार टूट गए तो वापिस उस डंडी पर जो है मकाई नहीं उगती। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका खेत है, इसमें आपने ये एक मकाई, अरे ये एक मकाई लगाई है और ये एक मकाई लगाई है, यहाँ से ऐसे मकाई उगी हुई है। अब इस पार्ट को तोड़ दिया किसी ने, यानी कि वो इतनी हो गई और बाकी की तो थी, तो ये वापस ग्रो नहीं होगी, ठीक है, ये ख़त्म। अब वो और मकाई को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे यही कहा गया कि वो जो हेलस्टोन्स गिरे ना, अचानक से हेलस्टोन्स गिरने लग गए तेजी हवा के साथ, और जो मकाई का खेत था वो सब तहस महस हो गया, क्योंकि बर्फ़ के ओले गिर रहे, टुकड़े गिर रहे, और टुकड़े जब इतनी ऊंचाई से गिर रहे तो उनके पास भी एक स्पीड है, और उस स्पीड से वो उस मकाई के खेत पे गिर रहे, तो वो मकाई का खेत तो टूट जाएगा। अब क्योंकि वो टूट गया तो वो वापस ग्रो भी नहीं करेगा, यानी क्या हो गया, लेंचो का नुकसान होने लग गया। उसके जो बच्चे बारिश की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से घर के अंदर गए थे, छोटे बच्चे, वो अब बर्फ़ के टुकड़े देखकर वापस बाहर आए, और उस बर्फ़ के टुकड़े जो नीचे गिरे हुए थे उन्हें उठाने लग गए। धीरे धीरे क्या होने लग गया, इट्स रियली गेटिंग बैड, काफ़ी ज़्यादा जो है तबाही हो गई उसके खेतों में, सब जगह। वो बस यही होप कर रहा था कि ये जो हेलस्टोन फॉल है ये जल्दी से रुक जाए, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। हेलस्टोन फॉल 1 घंटे तक चलता रहा, और जब वो ख़त्म हुआ तब जो है लीव, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन किया है कि ये देखो, आप ये फ़ोटो देख सकते हो, पीछे आप देख सकते हो जो मकाई के जो खेत है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पीछे पेड़ है उसमें से जब पत्तियाँ है वो भी अभी गिर चुकी है, और जो लेंचो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका है इस सब चीज़ों को देखकर। आगे लिखा है कि when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. अब इस चीज़ का मतलब क्या कि जो लेंचो है वो अपने फील्ड जो तबाह हुई, जो उसकी फील्ड, कॉर्न की फील्ड तबाह हो चुकी थी, उस फील्ड पे खड़ा था और अपने जो बच्चे हैं उन्हें कह रहा था कि जो लोकस्ट होता है, लोकस्ट एक तरह का एनिमल, इंसेक्ट होता है, वो इंसेक्ट क्या करता है, वो नॉर्मली रेनी सीजन में ही पाया जाता है और फील्ड्स में ही पाया जाता है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती है उसमें ही पाया जाता है। वो क्या करता है कि हर एक अनाज के सीड में से एक बाइट लेके चला जाता है, फिर दूसरी बाइट दूसरे सीड में से लेगा, तीसरी बाइट तीसरे सीड, मतलब इन शॉर्ट क्या कि वो अनाज को आधा ही खाता है और आधा छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंचो क्या कहता है कि अगर लोकस ने भी ये काम किया होता कि अगर लोकस ने ही मकाई के सीड्स खाए होते तो थोड़े तो बचते, जो वापस कहीं ना कहीं थोड़े ग्रो तो नहीं हो पाते पर बेचने लायक हो जाते मेरे लिए, बट इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ये जो हेल स्टोन फॉल था यानी बर्फ़ के ओले का गिरना, इसकी वजह से तो सब तबाह हो गया, नॉट अ सिंगल पीस वॉज लेफ्ट ऑफ कॉर्न, ठीक है। वहीं पे अगर लोकस जो एक इंसेक्ट है उसका अगर अटैक होता मेरे फील्ड पे, प्लेग यानी कि एक टाइप से महामारी या अटैक हो जाना, तो लोकस का जो प्लेग होता तो एटलीस्ट वो थोड़ा तो रख देता, एक अनाज के दाने में से आधा ही खाता, आधा छोड़ देता, जो मैं बेच सकता था उसे, या तो फिर पिसा कर उसका जो आटा टाइप जो भी बनेगा उसे बेच देता, बट उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं हेलस्टोन फॉल ने,
तो यही वो कंपेयर करता है। मोस्टली इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें कंपेयर ही की जा रही है जो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जैसे कि बारिश की बूंदों का कंपैरिजन कॉइन से करना। हालांकि वो एक फ्रेज़ है कि जब हम कहते हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल महाराने राजकुमार जैसे कपड़े पहनते हो, हालांकि सामने वाले जिसे हम कह रहे हैं वो राजकुमार है नहीं, पर फिर भी हम उसे राजकुमार की तरह सम्मान दे रहे। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार जैसे कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इसमें भी वही चीज़ है कि दोनों जो कंपैरिजन है वो दोनों जो दो चीज़ का किया जा रहा है वो दोनों अपने आप में बहुत अलग है, बट उनका कई दूसरे वे में मीनिंग समझाया जा रहा है। जैसे कि ड्रॉप्स ऑफ रेन को कॉइन से कंपेयर किया जा रहा है, और यहाँ पे किसको कंपेयर किया है? लोकस्ट और हेलस्टोन फॉल को। भले ही दोनों डिस्ट्रॉय तो कर रही है मकई के फील्ड्स को, बट जो लोकस्ट है वो कुछ तो रहने दे रहा है जिससे मैं बेच सकूं, और वहीं पे जो हेलस्टोन फॉल है वो तो कुछ रहने ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है। फिर जो यहाँ पे इस पार्ट में ये भी कहा गया है कि जो लेंचो है वो क्या कहता है कि ये जो पूरा मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने जितना भी मेरा फील्ड रिवर, इस सब के ऊपर सॉल्ट जैसी लेयर गिर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ सॉल्ट है, पर वो सॉल्ट थोड़ी है, वो तो आइस है। पर फिर भी कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? बर्फ़ के ओलों को सॉल्ट, बर्फ़ की जो चादर कवर्ड हो चुकी है लैंड पर या रिवर पे, रिवर जम चुकी है, तो उसे इस यहाँ पर क्या कंपेयर किया गया है? सॉल्ट से। हालांकि ऐसा नहीं है, सॉल्ट और बर्फ़ दोनों अलग चीज़ है, बट फिर भी सॉल्ट वाइट है और बर्फ़ भी वाइट है, इसलिए उन्हें कंपेयर किया जा रहा है बस। और यहाँ पे एक छोटी सी पोएम भी दी है, पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम लोग ओरल कंप्रहेंशन चेक पे जाएंगे। पोएम क्या है? दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। यानी कि क्या कि वो रात हमारे लिए बहुत दर्द वाली थी, बहुत दर्द देने वाली थी। जितनी भी हमारी मेहनत थी वो कुछ काम नहीं आई। ये ऐसा कहो कि हमारी मेहनत बर्फ़ में ढक गई। और फिर क्या कहा गया है कि अब तो कोई नहीं था हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि आप सोचो वो अकेला घर उस माउंटेन, उस वैली के यहाँ पे था, माउंटेन की चोटी पे, कौन ही आता वहाँ पे किसी की मदद करने। सॉरी ये थोड़ा फ्लटर हो रहा है स्क्रीन, तो एक सेकेंड ना, अभी नहीं होगा। अब आगे क्या क्या है कि देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कि कोई भी हमारे लिए अभी मदद करने के लिए रहा नहीं। हम सब इस साल तो भूखे ही रहने वाले। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, बट उसके पहले हम लोग ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, कहाँ गया वो? हाँ, ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसे हम कंप्लीट करते हैं। और जो ये वाला जो है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली लाइन मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली जो लाइन जो है बट इन द हार्ट्स, यहाँ से लेकर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है ये वाले पार्ट का वीडियो, आप उससे भी ज़रूर से देखिए। और इस चैप्टर का अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी हम लोग ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन है उन्हें थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? देखो आप यहाँ पे दो चीज़ें कंफ्यूज करने वाली है। बच्चे क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या लिखते हैं कुछ कुछ कि उसने ऐसा होप किया था कि बारिश हो जाए, अर्थ को क्या चाहिए? डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, तो वो हो जाए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे गलत है। वो जो चीज़ थी वो लेंचो ने प्रेडिक्ट की थी। होप क्या किया था कि जो हेलस्टोन फॉल है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये उसने होप किया था। प्रेडिक्ट ये किया था उसने, प्रेडिक्ट क्या किया था कि जो बारिश है वो जल्दी अपने फील्ड के यहाँ होने वाली है, ये उसने प्रेडिक्ट किया था। और वो हेलस्टोन फॉल जो बारिश के बाद चालू हुआ, बर्फ़ के ओले का गिरना,
वो बंद हो जाए ऐसी उसकी होप थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो लाइन कहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में ही उसे पढ़ा। इसी पैराग्राफ में हमने उस चीज़ को पढ़ा था कि बर्फ़ के गोले हेलस्टोन फॉल गिरने लग गया। ये रहा, मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूँ। देखो मैंने आपको शायद ये अंडरलाइन नहीं करवाया तो आप इसे भी कर लिए। इट्स रियली टू बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। उसके बाद क्या कहा गया है कि आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। देखा उसने क्या होप किया था, सॉरी ये क्या हो रहा है, हाँ तो उसने क्या होप किया था कि आई होप इट पासिस क्विकली, यानी कि अब जो हेलस्टोन फॉल जो सब जगह तबाही मचा रहा था उसके फील्ड पे वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ये उसकी होप थी। ठीक है, ना कि उसका प्रिडिक्शन क्या था वो तो हमको पता है। होप ये थी, ये आप ध्यान में रखना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्ज़ाम में कि होप और प्रिडिक्शन उसके दोनों अलग अलग क्या क्या थे। ठीक है, अब वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको इस चीज़ का मतलब समझाऊंगा कि बर्फ़ के बारिश की बूंदें और न्यू कॉइन्स ये क्यों कंपेयर किए गए, इनका क्या एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। तो अभी आप देखो, मेरे को ड्राइंग आती नहीं है बट स्टिल मैं आपको थोड़ा देखो, अरे सॉरी, ये बर्फ़ की बूंद है। अगर हम इसे थोड़ा और टिल्ट करें, ये आपको क्या दिख रहा है, सर्कल माने कॉइन। अब जो बड़े बड़े बारिश की बूंदें थे वो बड़े बड़े कॉइन्स की तरह दिख रही थी और छोटी बूंदें छोटी कॉइन्स की तरह। इसका मतलब वो क्या कंपेयर कर रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के बराबर है। अब क्यों ऐसा कंपेयर किया गया, सबसे पहली बात अभी आप सोचो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाता हूँ। देखो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखो सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसका काम क्या है कि वो है ना एक अलग दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें परचेज़ करती है। परचेज़ यानी कि उन पे पैसा लगाती है सामने वाले कंपनी पे और उनके प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीद लेती है और जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी को। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। देखो सपोज़ करो कि एक कंपनी है, कंपनी जिसका नाम ए है और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम बी है। अब जो ए कंपनी है वो कंप्यूटर के पार्ट्स बना रही है, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स बना रही है जिसके कीबोर्ड माउस ये सब चीज़ें बना रही है, ठीक है। और जो कंपनी भी है वो इन कंप्यूटर पार्ट्स को खरीद रही है कम पैसों में। अब कम पैसों में नहीं, सॉरी, हाँ कम पैसों में खरीद रही है। अब ये बी वाली कंपनी क्या कर रही है, सी कंपनी को ये प्रोडक्ट्स बेच रही है अपने नाम पे, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे में। जैसे कि ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये कंपनी को बी वाले जो ए कंपनी है इस मॉनिटर को बी वाले कंपनी वालों को 10,000 में बेच रही है और ये बी कंपनी जो है वो सी कंपनी को यही कंप्यूटर का ये मॉनिटर को ये 10,000 में खरीदी बी वाली कंपनी और यही बी वाली कंपनी उसी सेम मॉनिटर को ना कोई चेंजेस किए एज इट इज़ सी कंपनी को बेच रही है, वो भी 20,000 में। अब कहाँ 10,000 कहाँ 20,000, कितना प्रॉफिट हुआ बी वालों को। पर अब अचानक से कंप्यूटर का सेल होना कम हो गया। अब सोचो कि क्या हालत होगी। ए कंपनी नंबर ए जो है वो कंप्यूटर तो बना ही रही है, बट बी वाले उसे खरीदे किस पर्पस से, सी कंपनी तो है ही नहीं खरीदने के लिए अभी। तो अगर बी वालों ने ये खरीद भी लिया कंप्यूटर पार्ट्स को तो बेचेगी किसको, उनका लॉस हो जाएगा। तो 1 महीने से उनके सेलिंग नहीं हो रही, ठीक है, 1 महीने से उनकी सेलिंग नहीं हो रही। तो क्या होगा अब, तो अब जो 1 महीने से उनके
बी कंपनी तो कुछ कर ही नहीं पा रही, लॉस में जा रही है वो तो, और ए कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाते ही जा रही है। अब आया ट्विस्ट, 1 महीने बाद अचानक से कंपनी नंबर डी नाम की कोई कंपनी आके बी कंपनी को बोलती है कि भाई मुझे इतने इतने प्रोडक्ट्स चाहिए, इतने सारे 10,000 कंप्यूटर के मॉनिटर चाहिए, इतने इतने कीबोर्ड चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेती है। तो अब बी वालों को तो फ़ायदा ही हुआ, अचानक से एकदम फ़ायदा हुआ ना, कि अब तक तो वो होप कर रहे थे कि काश कोई कंपनी आ जाए, काश कोई आ जाए, काश कोई आ जाए, और अचानक से कोई आ गया और वो इतना सारा मांग रहा है, और एक कंपनी तो ऑलरेडी इतना सब कुछ बना के बैठी है। तो ये देखो 1 महीने बाद अचानक से प्रॉफिट चालू हो गया। तो बस उसी का जिक्र यहाँ पे भी उस अलग तरह किया गया है कि यहाँ पे जो लेंचो है वो बारिश का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, और अचानक से बारिश आना चालू हो गई। तो अगर बारिश आना चालू हो गई और इतनी तेज़ बारिश आ गई अचानक ही, मतलब एक थोड़े दिनों से बारिश ही नहीं है, बिल्कुल धूप, और अचानक से एकदम तेज़ बारिश, तो सोचो ना क्या होगा। मकई के खेत जल्दी उग जाएंगे, जल्दी हार्वेस्ट होंगी, जल्दी पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए वो नई बूंदों को पैसों से कंपेयर कर रहे हैं। ये तो हुआ पहला। अब दूसरा एक क्या है इसका जो मीनिंग आता है, मीनिंग निकलता है, इसका कंपैरिजन इसलिए किया होगा कि देखो बारिश की बूंदें हैं, ठीक है। अब बारिश की बूंदें तो चमकती भी है रात को, कभी कभी सुबह सुबह भी चमकती है, उसमें कोई बात अलग नहीं है, बट चमकती है बारिश की बूंदें। देखा होगा आपने, अचानक से बिजली कड़की, सारी बूंदें ऐसे थोड़ी थोड़ी फ्लटर करती है लाइट से। पानी है भाई, लाइट मारोगे तो चमकेगा ही ना, बस ये बूंदें भी ऐसे करती है। तो शायद उस वजह से कहा गया होगा, क्योंकि जो कॉइन्स है वो सिल्वर से बने होते हैं, गोल्ड से बने, तो जो भी हो, पर वो भी तो जो जब उनके ऊपर लाइट आती है तो वो शाइन करते हैं। तो बस इस तरह से भी कंपैरिजन हुआ होगा। बट मेन कंपैरिजन तो जो मैंने फर्स्ट आपको बताया केस, उससे भी किया गया है कि पैसे अचानक से बारिश आने से हमारे पैसे जल्दी जल्दी आएंगे हमारे घर पे, इसीलिए भी कंपेयर किया होगा। थर्ड क्या है कि हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। अब बारिश का शेप चेंज हो गई, कैसे चेंज हो गई, अचानक से एक जोर की हवा आई, सारे फूल इधर उधर टूटना, सारे फूल हिलने लग गए, और जो बारिश थी अब वो अचानक से बड़े बड़े टुकड़े बर्फ़ के नीचे गिरने लग गए। तो बस अब लेंचो के फील्ड को इसकी वजह से हुआ क्या, तो इसमें क्या आंसर आएगा, लेंचो की फील्ड, क्योंकि वो कॉर्न की थी और वो भी कच्चे कॉर्न की, यानी रिप्ड कॉर्न की थी, तो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से वो जो मकाई के जो स्टेम्स थी वो सारी टूटने लग गई। और हैज़ वी नो दैट इफ़ द रिप्ड कॉर्न स्टेम आर बीन कट और डिस्ट्रॉयड, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस अगेन। ये तो हमें पता ही है, तो इसी वजह से ये रीजन्स था। अब नेक्स्ट रीज़न क्या है, और मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की फीलिंग कैसी थी कि लेंचो जो था बहुत दुखी हो गया था कि अभी उसके पास तो कोई कॉर्न की सीड्स या फिर कॉर्न कुछ बचा ही नहीं था। और उसकी लास्ट उसने क्या कहा था, ही कंपेयर्ड उसने क्या कंपेयर किया, ही कंपेयर्ड हेलस्टोन फॉल विथ द प्लेज ऑफ लोकस्ट। ये भी उसने कंपेयर किया। क्यों कंपेयर किया, लोकस्ट जो है कम डिस्ट्रॉय करता है, हेलस्टोन जो है उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको इतना पार्ट इस चैप्टर का समझ आ गया होगा, अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर का पार्ट। अगर आपको इतने वीडियो में भी कुछ क्वेरी आई तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। मैं आपको उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट्स या फिर किसी भी वीडियो में आपको उस क्वेरी का आपको जो है आंसर दे दूंगा, उस कंसेप्ट जो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा इतने लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर आएगा इसका पार्ट 3,
और जो इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वो इसी के बाद का है। यानी कि आपने पहले ये वीडियो अगर पहले वो वीडियो देख लिया तो कोई बात नहीं, उसके पहले का जो पार्ट है वो ये है, ठीक है। और अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, इसके बाद आप वो पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। होप सो आपको एन्जॉय, थोड़ा सीखने को भी मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल गई होगी इस चैप्टर में, इन 2 वीडियोस में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आई गेस ये पूरा चैप्टर तो ख़त्म नहीं होगा, एक और वीडियो हो जाएगा, मतलब 4 वीडियोस टोटल लगेंगे इस पूरे चैप्टर को जो है एक्सप्लेन होने में, जिसमें से 2 तो मैं ऑलरेडी हो चुके हैं। अब तीसरा वीडियो भी जल्द आएगा, उसके लिए प्लीज़ उसे भी देखना और इन 2 वीडियोस को भी देख लेना, आपको पूरा चैप्टर समझ आने लगेगा। कुछ भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू। जय हिंद।